A very good evening to all of you. This is Vijita Sharma and today I am going to explain you the biotechnology principle and processes. This chapter is very interesting, very important for NEET purpose, for CBSE board and RBSE too. So that's why we are going to discuss here. So let's start students, that is biotechnology. First of all, what is the meaning of bio? Bio means life and technology means technique. Technology means technique. We are going to use a technique on a living or a live organism. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि बायोटेक एक्चुअली में है क्या. थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करेंगे स्टूडेंट्स. क्या बायोटेक एक ऐसा फील्ड है जो कि हम इस टाइम पर ही यूज़ कर रहे हैं? क्या ये सदियों पुराना नहीं है क्या? तो इसका आंसर है कि ये जो बायोटेक है ये ट्रेडिशनल थी. हमने ट्रेडिशनल को मॉडर्न बनाया है. ओल्ड इज गोल्ड, हमेशा याद रखना इस चीज़ को. तो हम लोगों ने बायोटेक सदियों से, हम लोग पुराने टाइम से यूज़ करते आ रहे हैं. दैट इज हमने कैसे यूज़ किया थोड़ा सा समझते हैं. जैसे कि बच्चों पहले के टाइम पर हम कर्ड जमाते थे. हमारा जो मेन था काम कि हमें दही जमाना है. तो बच्चों थोड़ी सी बात करते हैं ट्रेडिशनल बायोटेक की. ये पहले क्या होता था, हमारे पास में बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी बायोटेक को हम यूज़ करके अच्छा कुछ बना दें, अच्छा कुछ प्रोडक्ट बना दें. ऐसा कुछ नहीं था. हमारे पास में क्या होते थे, प्यारे प्यारे से माइक्रोब्स होते थे. उन माइक्रोब्स पे तुम लोग एक अच्छा सा प्रोडक्ट बनाते थे और फिर उसे हम ह्यूमन्स यूज़ करते थे फॉर हमारी बॉडी की अच्छी रिएक्शंस चले, हमारा बॉडी का अच्छा फिजियोलॉजी रहे, इसलिए हम लोग अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाते थे. फॉर एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस एक माइक्रोब है और उस माइक्रोब से बच्चों हमने क्या बनाया, कर्ड बनाया. लैक्टोबैसिलस के अलावा बच्चों जैसे स्विस चीज़ हो गया जो कि प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी, ये भी एक माइक्रोब है. जैसे चीज़ हो गया, जैसे कि आपका वाइन हो गया, ब्रेड हो गया, सेक्रोमाइसिस सर्वेसिए. ये मैं क्या नाम लिए जा रही हूँ, एक्चुअली में हम लोग इस चैप्टर में माइक्रोब्स नहीं पढ़ रहे हैं. मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ बच्चों की जो हम लोग बायोटेक यूज़ करते थे ना, वो बायोटेक कौन सी यूज़ करते थे, ट्रेडिशनल यूज़ करते थे. कौन सी, ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल का मतलब होता है ओल्ड बायोटेक यूज़ करते थे. कौन सी वाली बायोटेक यूज़ करते थे, ओल्ड बायोटेक यूज़ करते थे. इसमें हम क्या करते थे बच्चों, इसमें हम किसको यूज़ लेते थे, वी आर गोइंग टू यूज द माइक्रोब्स फॉर मेकिंग. क्या बनाने के लिए, बताओ क्या बनाने के लिए बच्चों. फर्स्ट हम लोग चीज़ बना लेते थे, हम लोग यहाँ पे कर्ड बनाते थे, वाइन्स, ब्रेड. तो ये जितनी चीज़ें बनती थी ये बिना माइक्रोब के नहीं बन सकती हैं. हमेशा बात याद रखना, बिना माइक्रोब के कुछ नहीं बन रहा है इनमें से कुछ भी. ठीक है. अब थोड़ा सा अगर हम बात करें बच्चों किसकी, मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न की बात कर लेते हैं. मॉडर्न में आप एक चीज़ देख पा रहे हो, कितने क्राइम सेक्टर्स हैं, कितने क्राइम्स होते हैं, इतने सारे हमारे पास में फॉरेंसिक्स लैब हैं. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो रही है. किसी जीन को डिफेक्टिव जीन को तुम करेक्ट कर सकते हो जीन थेरेपी के थ्रू. किसी भी एंटीबायोटिक को तुम बना रहे हो, किसी भी वैक्सीन को तुम बना रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो, अल्टीमेटली तुम यहाँ पर यूज़ कर रहे हो एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि तुम किस पे अप्लाई कर रहे हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म पर. आ गई बात समझ में. यानी कि मॉडर्न में हम लोग क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को थोड़ा सा एडवांस बना करके, थोड़ी सी तुम दिमाग लगा लो, थोड़ा सा तुम टेक्नोलॉजी लगा लोगे तो तुम अल्टीमेटली क्या प्राप्त कर लोगे बेटा, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिल जाएगा जिससे तुम उससे कुछ अच्छी चीज़ें ले पाओगे. जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, वैक्सीन्स है ना, एंटीबायोटिक्स, कुछ एंजाइम्स. ठीक, चलो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट क्या बता दिया, इस चैप्टर का मेन रूट बता दिया कि हमने दो कैटेगरीज में बायोटेक को डिवाइड किया है. लेकिन हकीकत में अगर आपसे कोई पूछे बायोटेक है क्या, मैंने इतनी रामायण गाई है, मैंने इतना सब कुछ आपको बताया, लेकिन इसका अगर आप मुझे कंक्लूजन नहीं दे पाओगे तो फिर क्या बात है बेटा, फिर तो क्या ही मतलब है पढ़ने का. मैं ना तो कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन क्या है, क्या निकला इसका कंक्लूजन ये कहता है कि बायोटेक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसका यूज लेते हैं बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का. इसका यूज लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज लेते हैं. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब कुछ आ गया. लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा सेल भी आ गया, तुम्हारा टिश्यू भी आ गया, तुम्हारा एंजाइम भी आ गया, तुम्हारे हार्मोन्स भी आ गया, तुम्हारे सेल भी आ गए, तुम्हारे बॉडी का कोई ऑर्गन भी आ गया, सब कुछ आ गया लिविंग में. ठीक है. कोई प्लांट भी आ गया, कोई एनिमल भी आ गया, है ना. लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके उस पर थोड़ी सी क्या लगा दें, टेक्निक लगा दें, तो फिर बेटा इससे हमको क्या मिलेगा, एक बेनिफिशियल और यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बता दो जरा. बेनिफिशियल और यूजफुल प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा. और जब हमें प्रोडक्ट मिलेगा तो फिर फाइनली इट इज बेनिफिशियल और यूजफुल फॉर द ह्यूमंस. हमारे लिए यूजफुल है कि नहीं है, क्या सिर्फ हमारे लिए यूजफुल है, नहीं. और जैसे हमारे जो काउ हैं, जो रूमिनेंट्स एनिमल्स हैं, जो जितने भी एनिमल, जितने भी प्लांट्स हैं, जैसे बेटा प्लांट में भी डिजीजेस हो रही हैं आजकल, तो हम प्लांट को डिजीज रेजिस्टेंट बना रहे हैं ताकि उनमें कोई डिजीज ना हो. ऐसे ही हम बहुत सारी चीज़ों को हमने डेवलप किया है ताकि हमारे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए.
ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी बेसिक डेफिनेशन यानी कि यूनिवर्सल डेफिनेशन पर जाएंगे। यूनिवर्सल डेफिनेशन बच्चों ये कहती है कि आप यहाँ पर अगर बायोटेक पढ़ रहे हो तो उससे पहले आप जान लो EFB को। इसको जान लो बेटा, EFB। EFB क्या है? EFB मतलब होता है यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब ये एक वो ब्रांच है जो क्या कर रही है, एक यूनिवर्सल डेफिनेशन देती है तुमको। यूनिवर्सल डेफिनेशन मतलब ये कहती है ये कि मेरे लिए ओल्ड भी बहुत मायने रखता है, मेरे लिए ओल्ड भी बहुत मायने रखता है। ओल्ड का मतलब हो गया बेटा ट्रेडिशनल। हम यहाँ पर ट्रेडिशनल और MB यानी कि मॉडर्न बायोटेक को मिला दे रहे हैं, इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। जब हम दोनों इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको तो अल्टीमेटली हमको जो चीज़ मिल रही है दैट इज़ कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये कहती है कि यहाँ पर हम दोनों MB और आपकी TB दोनों को मिला दीजिए। दोनों को मिला दोगे वही आपकी क्या है, यूनिवर्सल डेफिनेशन है, जिसमें बेसिकली हम क्या करते हैं बेटा, जिसमें हम बेसिकली करते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म, एनी सेल, एनी पार्ट ऑफ ऑर्गन, और सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों मॉलिक्यूलर एनालॉग। मॉलिक्यूलर एनालॉग, ठीक है, मॉलिक्यूलर एनालॉग हम यहाँ पर मतलब हम इंटीग्रेशन करा रहे हैं किसका, नेचुरल साइंस का। ठीक है, हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं हमारी नेचुरल साइंस में। अब मॉलिक्यूलर एनालॉग का मतलब होता है क्या, DNA और RNA, DNA और RNA। अब तुम बोलोगे कि मैम DNA RNA कैसे हम कर सकते हैं, DNA RNA दिखता भी नहीं है, उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो भाई आज के टाइम पर DNA फिंगरप्रिंटिंग जैसी इतनी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं जिससे पता लग सकता है कि तुम मर्डरर हो या नहीं हो, या कि विक्टिम को किसने मारा है, या कौन क्रिमिनल था, कौन इसका पिताजी है, कौन इसकी माताजी है, पैटर्निटी टेस्ट हो सकता है। तो इसके थ्रू ही आपका सब कुछ बेस बना हुआ है। अगर ये नहीं है तो कोई भी नहीं है। यही सबसे पहला न्यूक्लिक एसिड है। आपको पता होना जी RNA इज ऑल्सो जेनेटिक मटीरियल, लेकिन वो कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है। हम लोगों ने जब MBI पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जो DNA है वो इवॉल्व हुआ है RNA से। DNA जो है वो इवॉल्व किससे हुआ है, RNA से हुआ है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, हमें अल्टीमेटली इस चैप्टर में ट्रेडिशनल के बारे में इतना नहीं बताया है। अल्टीमेटली हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, हमें मॉडर्न को पढ़ना है। मॉडर्न बायोटेक को पढ़ा देती हूँ चलो तुमको, ठीक है, क्योंकि मुझे इतना तो भरोसा है कि तुम ट्रेडिशनल तो अच्छे से जानते हो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई पूछेगा कि ट्रेडिशनल बता दो तो ट्रेडिशनल बता दो कि हाँ हम लोग पहले कर्ड बनाया करते थे, हम लोग पहले चीज़ बनाया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आप बता सकते हैं क्योंकि अल्टीमेटली उसमें क्या यूज़ हो रहा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। याद रखना, ट्रेडिशनल बायोटेक में सिर्फ माइक्रोब्स यूज होते हैं, कोई टेक्निक नहीं लगती है। लेकिन इसमें माइक्रोब भी कर रहे हैं, इसमें हम टेक्निक भी यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छा मॉडिफाइड करके उसे बना रहे हैं। ठीक, चलो तो मॉडर्न में क्या आते हैं बच्चों, मॉडर्न में दो प्रिंसिपल आते हैं। अगर हम बायोटेक की बात करें तो मॉडर्न बायोटेक का कुछ प्रिंसिपल है। क्या है बेटा, प्रिंसिपल है। ठीक, इस प्रिंसिपल के हम पार्ट्स पढ़ते, क्या क्या कैटेगरी है। एक तो है बेटा जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। दोनों ही एक दूसरे से डिफरेंट है क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली मॉडर्न में पढ़ रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से अलग है। सवाल ये है कि ये किस चीज पर बेस्ड है, सवाल ये है कि किस चीज पर बेस्ड है, बताओ किस चीज पर बेस्ड है। तुमने नाम नहीं सुना होगा तो सुन लो, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। किस पे है बेटा, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी पर क्या है, ये बेस्ड है। ये क्या चीज़ है, हमने पहली बार सुना है क्या नाम। क्या हम रिकॉम्बिनेंट नहीं है, क्या हम मम्मी पापा से हमारे वेरिएशंस नहीं लेकर आए, क्या कुछ डिफरेंट हमारे अंदर नहीं है, बिल्कुल है, तभी तो रिकॉम्बिनेंट है। तो अभी घबराना नहीं है टर्मिनोलॉजी से, अभी सिर्फ हमें नाम पढ़ना है, फिर मैं आपको समझाऊंगी भी सही। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, सबसे पहले समझेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनेशन कि इट इज अ टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ DNA and RNA to introduce into the host। ये आपकी एक प्यारी सी क्यूट सी डेफिनेशन है। डेफिनेशन का अर्थ क्या है, डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अल्टर कर रहे हैं किस चीज़ को बेटा, केमिस्ट्री ऑफ DNA और RNA। अब ये क्या चीज़ आ गई है भाई, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारा DNA मुझे दे दो, मेरा DNA तुम ले लो, क्या फ़र्क आएगा बॉडी में, क्या कोई जीन का एक्सप्रेशन या कोई फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा हमारी बॉडी में। मैंने एक चीज़ पूछी, मान लो मेरे पास दो प्लांट है, एक ऐसा प्लांट है जिसकी हाइट बहुत अच्छी है, उसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं, एक ऐसा प्लांट है जो डॉर्फ है और उसमें कोई व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं।
ठीक है। अब अगर मैं ऐसा चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसा प्लांट बनाऊं जिसकी हाइट तो कैसी हो, लंबी हो, लेकिन उसमें फ्लावर कैसा है, व्हाइट कलर का है, तो मैं क्या करूंगी बेटा, इससे मैं मेरी मनपसंद का जीन, किससे, प्लांट ए से, जो कि टॉल है, प्लांट ए कैसा है, टॉल है और कैसा है, पर्पल कलर के फ्लावर देता है। बी वाला जो प्लांट है वो कैसा है, डॉर्फ है, जो कि आपका व्हाइट कलर का फ्लावर देता है। मैं ये चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा प्लांट चाहिए जो कि टॉल तो हो लेकिन वो मुझे व्हाइट कलर का फ्लावर दे। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, ये चीज पॉसिबल है। किसके थ्रू? ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये चीज पॉसिबल है, ये चीज पॉसिबल है। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास में हमने इससे क्या करा, डिजायर जीन लिया, हमने डाला इससे व्हाइट कलर के फ्लावर वाला जीन लिया, इसमें डाला, यानी कि सेक्सुअली इनको रिप्रोड्यूस कराया और अल्टीमेटली हमको डिजायर जीन मिल गया, हमें डिजायर जीन मिल गया। लेकिन हुआ क्या, थोड़ा सा घोटाला हो गया यहाँ पे हो गया कि जो प्लांट ए था उसके पास में एक बकवास सा कैरेक्टर था। बकवास सा कैरेक्टर क्या था बेटा, मान लो कि गम रिलीज करता था, मान लो क्या रिलीज करता था, गम। अब गम तो क्या है, थोड़ा बेनिफिशियल तो होगा, प्लांट का वेस्ट मटेरियल गम है, तो हम तो नहीं चाह रहे थे कि कोई प्लांट गम रिलीज करे, क्योंकि गम रिलीज करेगा तो काफी ठीक है, प्लांट को प्रोटेक्शन मिल रही है, लेकिन हम लोग उससे थोड़ा उसे अवॉइड करना पसंद करेंगे, स्टिकी सा लगेगा। तो ये वाला कैरेक्टर किसमें आ गया, F1 जनरेशन, मतलब कि आपके प्रोजेनी में आ गया। तो यहाँ पर डिजायर जीन लिया था ना, डिजायर जीन, लेकिन मुझे अनडिजायरेबल जीन क्यों मिला भाई, मैंने ऐसा क्या गुनाह करा कि मुझे अनडिजायरेबल जीन मिल रहा है। तो आपने यहाँ क्या नहीं लगाई बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं लगाई। क्या नहीं लगाई आपने, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं लगाई। जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपको बहुत ही साफ सुथरे तरीके से, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझाई जाती हैं। इसमें आपके पास में सबसे पहले टूल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, टूल्स होने चाहिए। टूल्स के अलावा और क्या होना चाहिए बेटा, होस्ट होना चाहिए। होस्ट क्या होता है, होस्ट वो चीज होती है जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस पे आप चीजें कर रहे हैं, ठीक है। आधी भाषण में और क्या चाहिए तुमको और वेक्टर चाहिए। क्या चाहिए तुमको, वेक्टर चाहिए। अभी टर्मिनोलॉजीज थोड़ी सी डिफरेंट लगेंगी, कुछ नया पढ़ रहे हो इसलिए लग रही है, ठीक है। और क्या चाहिए बेटा, अच्छा टूल्स में ही आ गए ना, सारे टूल्स में ही आ रहे हैं, है ना, टूल्स के अंदर ही सब आ गए। टूल्स में क्या है, होस्ट है, वेक्टर है, और क्या आ गया बेटा हमारा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या आ गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अभी सब समझाऊंगी, पहले फोकस बोर्ड पे ही रखना, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसके अलावा और बताइए, इसके अलावा आपके पास में और क्या होना चाहिए, डीएनए लाइगेज होना चाहिए, डीएनए लाइगेज होना चाहिए। और बताइए, क्या आपके पास में रेप्लिकेशन करते टाइम हमने एक चीज पढ़ी थी, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्या हमारे पास में पॉलीमरेज एंजाइम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो तुम्हारे पास में जब इतनी सारी चीजें हैं तो तुम काहे को इसमें क्या कीड़े कर रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम इसमें क्यों इतना वो कर रहे हो, इसमें इतना मैनिपुलेशन क्यों कर रहे हो। मैनिपुलेशन तुम्हें इसमें करना है, मैनिपुलेशन तुम्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज करके करना है, तुम्हें इसको कुछ नहीं करना है। अब समझना मेरी बात को, मैं जो कह रही हूं आपसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते टाइम हमारे अंदर डिजायरेबल और अनडिजायरेबल दोनों टाइप के जीन आते हैं, लेकिन हमें उस चीज को थोड़ा सा रिकॉम्बिनेंट बनाना है, उस चीज को थोड़ा एडवांस बनाना है। एडवांस बनाने के लिए हमें किसका यूज करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का। अब कैसे होती है ये मैं तुम्हें भी समझाऊंगी, पहले ये चीज समझ लो जो मैंने तुम्हें बताई है। इसके अलावा बेटा ये जो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग होती है, इसमें क्या होता है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में वो चीज होती है कि आप अगर स्टेराइल मेंटेनेंस ऑफ, यहाँ पे किसका ध्यान रखा जाता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट का, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरमेंट का ध्यान रखा जाता है। ये कौन सी चीज है, क्या चीज आ गई है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं एक लैब में काम करती हूं और मेरे कुछ स्टूडेंट्स आना चाह रहे हैं मुझसे मिलने के लिए, लेकिन सपोज करो मैं एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ, तो मगर मैं तुम्हें बोलूँगी तुम अंदर आओ, लेकिन तुम्हें कैसे आना है, तरीके से आना है, यानी कि तुम्हें सैनिटाइज होना है, तुम्हें मास्क पहनना है, तुम्हें यहाँ पर कोई मास्क को उतारना नहीं है, तुम्हें ग्लव्स पहनने हैं, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें करके फिर मैं एंट्री दूंगी। इसका मतलब ये है बेटा मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे कोई शौक तो नहीं ऐसा करने का, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स से मैं ऐसा क्यों करूँगी इनके साथ में, पर हाँ मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ ऐसी रख रखी है जिसको मैं बना रही हूँ, और तुम्हारा टाइमिंग हो गया आने का और तुम आ गए मेरे पास मिलने, तो मैं ये ला रही हूँ कि तुम उस एक्सपेरिमेंट में क्या करो, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस करो। दैट्स वाई मैं एक क्या बनाऊंगी, स्टेराइल एनवायरनमेंट बनाऊंगी। मैं वहां पर सैनिटाइज करूंगी उस एनवायरनमेंट में, ताकि मेरे आसपास जो भी माइक्रोब हो वो अंदर ना जा पाए। तो यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के बाद सेकंड स्टेप क्या आता है बेटा, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, माइक्रोब फ्री एनवायरनमेंट या एम्बियंस बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एम्बियंस बनाते हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीन क्लोनिंग क्या चीज़ होती है। मैं भी आपको इस टॉपिक में जीन क्लोनिंग भी पढ़ाऊंगी, है ना, मैं आपको इसमें जीन ट्रांसफर भी पढ़ाऊंगी, ठीक है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी बताऊंगी। ये तीनों अलग अलग है, ठीक है, ये तीनों अलग अलग है बेटा, जीन क्लोनिंग अलग है, जीन ट्रांसफर अलग है, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलग चीज़ है। अभी क्या चीज़ है समझो।
मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, दैट इज जो पहला हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो 1972 में बना था। कब बना था बेटा? 1972 में बना था। फर्स्ट आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना था वो 1972 में बना था। किसके थ्रू बना था? साइंटिस्ट के नेम याद रखेंगे, स्टैनले कोहेन एंड बोहर एंड हर्बर्ट बोयर। अब ये जो साइंटिस्ट थे कोहेन एंड बोहर, ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे? कुछ सर्चिंग कर रहे थे अबाउट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इनको ऐसा पता चला कि यार एक ऐसा बैक्टीरिया है, क्या एक ऐसा बैक्टीरिया है, उसका नाम है साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। ये जो बैक्टीरिया है बेटा, ये क्या करता है? टाइफॉइड। क्या करता है? टाइफॉइड करता है। अच्छा, टाइफॉइड तो कर रहा है, ठीक है, मान लो। सपोज एक चीज़ बताती हूँ, ये अप्लाई करती हूँ मेरे ऊपर, मेरी बॉडी में क्या एंटर कर गया? टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम मेरे बॉडी में एंटर कर गया। इसका मतलब मुझे टाइफॉइड हो गया। मुझे क्या हो गया बेटा? टाइफॉइड हो गया। अब मान लो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला कि मैम ये ठीक हो जाएगा इजीली जब आप इसकी ट्रीटमेंट लेंगे, जब आप इसका क्या लेंगे? एंटीबायोटिक लेंगे, तब अल्टीमेटली सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने बोला ठीक है सर। अब इस बैक्टीरिया में क्या है बेटा? इस बैक्टीरिया में क्या है? इस बैक्टीरिया में न्यूक्लियस है। क्या है? सपोज न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है। और एक चीज़ क्या है इसके अंदर? अब सुनो, इसके अंदर एक चीज़ क्या बनाई है मैंने? ये जो मैंने सर्कल जैसा बनाया है, इसका नाम होता है प्लाज्मिड। क्या नाम होता है बेटा इसका? प्लाज्मिड। अब ये प्लाज्मिड क्या है? लिखो, प्लाज्मिड इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑटोमेटिकली सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या बोला बच्चों मैंने? क्या बोला मैंने? कि प्लाज्मिड जो है वो ये चीज होती है, मतलब कि प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। एक तरह से प्लाज्मिड क्या है? वेक्टर है। प्लाज्मिड क्या एक तरह से वेक्टर है। अब तुम बोलोगे मैम अभी आपने जो वेक्टर बताया था वही है क्या? हाँ वही है। वेक्टर मतलब जो एक जगह से चीज को दूसरी जगह पर पहुंचाता है, ट्रांसपोर्ट की तरह जो एक्ट करता है, व्हीकल की तरह, वो वेक्टर्स होते हैं। तो प्लाज्मिड क्या है बच्चों? वेक्टर है। वेक्टर क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्यों? क्या मैम इसके अंदर नहीं है क्या क्रोमोसोम? है इसके अंदर। हम तभी इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोल रहे हैं क्योंकि न्यूक्लियस में डीएनए है ऑलरेडी, वो तो है, लेकिन इसमें प्लाज्मिड में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम से बना हुआ क्या है? खुद का सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए है जो खुद बनता है। इतनी बात क्लियर है? तो बैक्टीरिया में ये है। अब देखो, ये जो हमारे साइंटिस्ट थे ना, इनके पास एक प्यारा सा बैक्टीरिया, दैट इज इस्चेरिचिया कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया। उन्होंने ये चीज देखी, इस प्लाज्मिड के पास में एक ऐसा जीन है, प्लाज्मिड के पास में एक ऐसा जीन है जिसका नाम है बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। किसके पास है? प्लाज्मिड के पास में। अब देखो, क्योंकि ये मेरी बॉडी में है तो अगर मैं एंटीबायोटिक खाऊंगी तो वो उस एंटीबायोटिक को दूर कर देगा, उसको मार देगा, क्योंकि एंटीबायोटिक का तो इस पर कोई असर ही नहीं होगा क्योंकि वो रेजिस्ट करता है। इतनी बात क्लियर है? तो हम ये साइंटिस्ट जो हैं बेटा, इन्होंने क्या करा? दिमाग लगाया। इन्होंने ये चीज देखा कि क्या हम इकोलाई को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बना सकते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक बना, ये क्या है? ये भी एक बैक्टीरिया है। क्या है बेटा? ये भी एक बैक्टीरिया है। क्या ये चीज हम इस पर अप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हो। तुम्हें सबसे पहले क्या करना होगा? जीन ट्रांसफर से पहले तुम्हें एक चीज समझनी होगी। देखो क्या करना है, यहां से तुम्हें इस जीन को कट करना है, यानी कि तुम्हें क्या करना है बेटा? आइसोलेशन। पहला स्टेप क्या कहता है? आइसोलेशन ऑफ किसको? आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन। सबसे पहले तुमने डिजायर जीन छीन लिया बेचारे से। तुमने सबसे पहले क्या छीन लिया? डिजायर जीन छीन लिया। जब तुमने डिजायर जीन लिया तो तुम्हें पहले इसको कट लगाना पड़ेगा, यानी तुमने पहले कट लगाया। तो मेरे पास है मॉलिक्यूलर सीजर है बेटा। क्या है मेरे पास? मॉलिक्यूलर सीजर। लिखो मॉलिक्यूलर सीजर। मॉलिक्यूलर सीजर क्या होती है? मॉलिक्यूलर सीजर हम किसे कहते हैं? दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बोलते हैं इसे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। इसे मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं और इन्हें हम क्या बोलते हैं? केमिकल नाइफ्स भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? और एक और चीज लिखी बेटा कि मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहते हैं? मॉलिक्यूलर ग्लू किसको कहते हैं? डीएनए लाइगेज को कहते हैं। किसको कहते हैं? डीएनए लाइगेज। ये सब पढ़ा दिया एमबीआई के अंदर, ठीक है। चलो और बात करें अगर हम, तो पॉलीमरेज का फंक्शन पढ़ लेते हैं। पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज का फंक्शन क्या है? ये रेप्लिकेशन कराता है भाई। क्या कराता है? रेप्लिकेशन। और ये जब रेप्लिकेशन कराएगा तो ये अपने आप ही जो प्लाज्मिड क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है। अब सुनो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आइसोलेशन ऑफ डिजायर जीन करा किसके थ्रू? हमने इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के थ्रू। तो हमने क्या निकाल लिया बाहर? ये डिजायर जीन निकाल लिया। ये लो, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज कॉल्ड एज डिजायर जीन। क्या है बेटा? ये डिजायर जीन है आपका, ठीक है। अब सुनना ध्यान से मैं इस डिजायर जीन को यहाँ ले आती हूँ, तो ये मेरे पास क्या है? इस तरीके से ये डिजायर जीन है, ठीक है। अब सुनो, ई कोलाई जो बैक्टीरिया है, सेम ई कोलाई की जो मॉर्फोलॉजी है कि उसके पास भी न्यूक्लियोइड होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। इट इज अ प्रोकैरियोट, याद रखना। न्यूक्लियोइड है और इसके पास भी क्या है बेटा? क्या है बोलो? प्लाज्मिड है।
तो हम अब क्या कर रहे हैं, इस प्लाज्मिड को भी बाहर निकाल रहे हैं। क्या बोला मैंने, इससे तो हमने डिजायर्ड जीन निकाल लिया ना, एक सीजर से निकाल लिया ना, अब उसी कैंची को, उसी सीजर को मैं इस पर करूंगी अप्लाई, तो एक सीजर से मैं क्या करूंगी, यहाँ पर एक एंड कट कर, इसको बाहर निकालेंगे। सबसे पहले पहला राइट क्या बनता है, इसको बाहर निकालो, बाहर नहीं निकालोगे तो हम नहीं चिपकाएंगे क्या, डिजायर जीन, ये लो, ये तुमने बाहर निकाल लिया। अब सिंपल सी चीज समझिए, ये डिजायर जीन तुम इसमें इंट्रोड्यूस करोगे ना, यानी के लिए हमारे पास में मॉलिक्यूलर ग्लू है, दैट इज डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज आएगा उड़ते उड़ते और ये इसको क्या कर देगा बेटा, इसमें फिट कर देगा, कर दिया ना, और इसी को ही हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। किस किस को समझ में आ गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या बोला मैंने, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कह लीजिए या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कह लीजिए, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। इसको हमने क्या बोल दिया अल्टीमेटली कि क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने अब क्या करा बेटा, अब हम कर रहे हैं जीन ट्रांसफर, पहला प्रोसेस करेंगे जीन ट्रांसफर। अभी तक तो मैंने आपको क्या बताया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए समझा दिया, अब मैं आपको समझा रही हूँ जीन ट्रांसफर को, फिर मैं आपको समझाऊंगी जीन क्लोन को। तो जीन को ट्रांसफर करना है, जीन को ट्रांसफर करना है तो तुम्हारा पहला राइट क्या बनता है, अपने होस्ट को पहले कॉम्पिटेंट तो बना दो। क्या बना दो, कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि उस होस्ट को तुम अच्छा अच्छा टेम्परेचर दो, अच्छा अच्छा पीएच दो, उसको ऐसा लायक बनाओ कि वो क्या ले ले, वो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले ले, यानी मेरे अंदर नहीं, इकोलाई के अंदर वो आ जाए। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ से अंदर जाएगा, कॉम्पिटेंट हो चुका है मान लो होस्ट, और ये आपका डिजायर्ड जीन है बेटा, और ये आपका क्या है, आपका प्लाज्मिड है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, आपका क्या आ गया इसमें, डिजायर्ड जीन इंसर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड जीन ट्रांसफर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा जीन ट्रांसफर। जीन को हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर, हमारे रेसिपेंट में, यानी हमारे होस्ट के अंदर कर दिया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आता है जीन क्लोनिंग। बहुत आसान है जीन क्लोनिंग करना। जीन क्लोनिंग का मतलब अल्टीमेटली हम किसका यूज लेंगे, हम प्यारे प्यारे पॉलीमरेज का एंजाइम लेंगे, क्योंकि वही हमारी रेप्लिकेशन में मदद करेगा। तो बेटा जब भी बैक्टीरिया खुद को डिवाइड करता है आइदर बाइनरी फिजन या कोई भी प्रोसेस के थ्रू, तो अल्टीमेटली जब बैक्टीरिया, ये सपोज कीजिए बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है ना, तो इसमें क्या है आपका क्या है इसके अंदर बताइए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो है ही सही है ना। जब ये बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो ये अपने जैसे 2 कॉपी बना लेगा, तो फिर इसके अंदर भी क्या आ गया, वो डिजायर्ड जीन आ गया, और इसके अंदर भी क्या आ गया, वो डिजायर्ड जीन आ गया। तो इस तरीके से जीन क्लोनिंग की जाती है। जीन क्लोनिंग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था बायो प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है बच्चों, तो कॉपी बना ली है, हमने इंट्रोडक्शन भी कर लिया है, इंट्रोड्यूस भी कर दिया, जीन ट्रांसफर भी कर लिया। तो अब हम कल पढ़ेंगे इसके आगे नोमेनक्लेचर ऑफ बायोटेक की नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और हम थोड़ा सा टूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स लगते हैं। जैसे कि मैंने आपको जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में आज पढ़ाया है, तो मुझे थोड़ा सा और बताना है उसके बारे में कि एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस थोड़ा बताना है मुझे। इसके अलावा वेक्टर्स के बारे में पढ़ाऊंगी, डीएनए के बारे में पढ़ाऊंगी, डीएनए लाइगेज के बारे में पढ़ाऊंगी। तो सब कुछ हम लोग कल कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।